जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बीए के सेकंड सेमेस्टर के तमाम साथियों की इतिहास की जो क्लासेज चल रही थी उसी कड़ी के अंदर आज हमारी यूनिट नंबर 5 यानी अंतिम यूनिट होने वाली है, जिसके अंदर बेहतरीन तरीके से हम आज की इस क्लास को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से आज की यूनिट रहेगी, जिसके अंदर पूरे सिलेबस का निचोड़ देखने को मिलेगा, यानी पूरी यूनिट का 5वीं नंबर यूनिट है उसका पूरा निचोड़ देखने को मिलने वाला है। चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या दे रखा है। फर्स्ट पर्सन देखिएगा यहाँ पर कि जो राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ की स्थापना उनके जो है उद्देश्य क्या रहे और कार्यों का वर्णन यहाँ पर करना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में अस्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और इसका आधार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम में निहित था। राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय था वो जेनेवा में स्थापित किया गया। मुख्य उद्देश्य देखिएगा इसके क्या देखने को मिले थे। मुख्य उद्देश्य थे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा यहाँ पर बनाए रखना था, युद्ध को रोकना तथा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना यहाँ पर रहा था। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर स्थापित करना रहा, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना रहा था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित करना और आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान करना यहाँ पर क्या है रहा था। इसका मेन उद्देश्य रहा था। राष्ट्र संघ ने जो है शरणार्थियों, स्वास्थ्य, दास प्रथा तथा श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य किए। हालांकि बड़ी शक्तियों के सहयोग के अभाव और प्रभावी सैन्य शक्ति की कमी के कारण यह अपने मुख्य उद्देश्य में जो है सफल नहीं हो सका था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा कि राष्ट्र संघ की असफलता के प्रमुख जो कारण थे उनकी यहाँ पर विवेचना करनी है। राष्ट्र संघ जो है विश्व शांति स्थापित करने में असफल रहा। क्यों रहा, इसके प्रमुख कारण देखिए। अमेरिका का जो है राष्ट्र संघ में शामिल न होना सबसे बड़ा कारण रहा। राष्ट्र संघ के पास अपनी सैन्य शक्ति नहीं थी, निर्णय लेने की प्रक्रिया यहाँ पर धीमी थी, प्रमुख शक्तियों के स्वार्थ संघ पर हावी हो रहे थे। जापान, इटली और जर्मनी की आक्रामक नीतियों को प्रभावी ढंग से नहीं रोका जा सका, आर्थिक प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहे, सामूहिक सुरक्षा की नीति व्यवहारिक रूप से कमजोर देखने को मिली या फिर कमजोर थी। राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में एकता का अभाव यहाँ पर देखने को मिला। ये इसके प्रमुख कारण रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र संघ है इसकी असफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को जन्म देने में योगदान दिया है। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या रहे उनकी यहाँ पर जो है वर्णन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इसके प्रमुख कारण थे कि वर्साई की संधि की कठोर शर्तों से जो है जर्मनी में असंतोष पैदा हुआ। हिटलर और नाजीवाद का यहाँ पर उदय देखने को मिला। इटली में फाशीवाद का विकास हुआ। जापान की साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीति और राष्ट्रसंघ की असफलता, जर्मनी, इटली और जापान की आक्रामक नीतियां यहाँ पर रही है। ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टिकरणीय नीति और आर्थिक महामंदी के कारण राजनीतिक अस्थिरता, जर्मनी द्वारा जो है वर्साई संधि का उल्लंघन करना और 1939 में जर्मन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना, ये इसके प्रमुख कारण देखने को मिले हैं। और पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों की यहाँ पर चर्चा करनी है। प्रमुख परिणाम यहाँ पर क्या देखने को मिले थे द्वितीय विश्व युद्ध के, देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का विश्व राजनीतिक पर जो है बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। परिणाम देखिएगा, करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। यूरोप की अर्थव्यवस्था एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी क्षति हुई। जर्मनी का विभाजन हुआ। इटली, जर्मनी और जापान की साम्राज्यवादी शक्तियां कमजोर हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरे। शीत युद्ध की शुरुआत की परिस्थितियां बनी। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद कमजोर हुआ। अनेक नए स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व के अंदर आए और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। परमाणु हथियारों के युग की शुरुआत हो गई।
इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी। देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की विनाशकारी परिस्थितियों ने ये स्पष्ट कर दिया कि विश्व शांति के लिए एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक है और राष्ट्र संघ युद्ध को रोकने में असफल हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता के प्रमुख कारण थे भविष्य में जो है विश्व युद्ध को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, देशों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना, छोटे और बड़े देशों को सम्मान मंच प्रदान करना और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था विकसित करना। इन्हीं उद्देश्यों से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व के अंदर आया था। ये जो PDF हैं वो आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है टुडे रोजगार के नाम से ही है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का वर्णन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना था। प्रमुख उद्देश्य देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सहयोग करना, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना रहा है। मूल सिद्धांत देखिएगा, यहाँ पर सभी सदस्य देशों की संप्रभुता है उसका संप्रभु समानता करना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, बल प्रयोग से बचना, संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों का पालन, सामूहिक सुरक्षा में सहयोग करना, ये प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर रहे थे। प्रश्न संख्या 7 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना प्रमुख अंगों का वर्णन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, जिसमें महासभा, इसमें सभी सदस्य देशों का एक प्रतिनिधित्व होता है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आर्थिक और सामाजिक सहयोग से संबंधित ये कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राज्यों के बीच कानूनी विवादों का ये निपटारा करता है। और सचिवालय जो है संगठन के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने का ये कार्य करता है। न्यायिकता क्या है? न्यायिकता परिषद न्यास क्षेत्रों के जो है न्यायिकता परिषद है वो न्याय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न विशिष्ट एजेंसियां भी स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और विकास के क्षेत्र में कार्य करती है। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का आलोचनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान, शांति स्थापना, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास के क्षेत्र में कार्य किया है। उपलब्धियां देखिएगा इसकी, शांति स्थापना अभियानों का संचालन करना रहा है, मानवाधिकारों की रक्षा करना, शरणार्थियों की सहायता करना रहा है और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना, उपनिवेशों के अंत में योगदान देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को यहाँ पर बढ़ावा देना यहाँ पर रहा है। फिर भी उसकी कुछ कमियां देखने को मिली है। देखिएगा, सुरक्षा परिषदों में वीटो की व्यवस्था होना, महाशक्तियों के राजनीतिक हितों का प्रभाव, कुछ संघर्षों को रोकने में असफलता और आपके निर्णयों को लागू करने की सीमित क्षमता। फिर भी संयुक्त राष्ट्र जो है आज भी विश्व शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। देखिएगा, चीन जो है, चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या रही है। चीन की विदेश नीति में समय के साथ परिवर्तन आया है। आधुनिक चीन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की को प्रमुखता है वो प्रदान की है। प्रमुख विशेषता इसकी कि राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना, स्वतंत्र विदेश नीति और विकासशील देशों के साथ सहयोग, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को महत्व देना, आर्थिक कूटनीति पर जोर और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी रखना इसकी विशेषताएं रही है। बाकी व्यापार एवं निवेश के माध्यम से वैश्विक प्रभाव बढ़ाना, रणनीतिक एवं सुरक्षा हितों में रक्षा। चीन ने एशिया तथा विश्व राजनीति में अपनी भूमिका लगातार मजबूत की है। देखिएगा, यहाँ पर चीन के आधुनिकरण में देंग शियाओपिंग की भूमिका स्पष्ट करनी है।
देंग शियाओपिंग ने चीन की आर्थिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1978 के बाद चीन में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया तेज हुई है, जिसमें मुख्य सुधार है कृषि क्षेत्र में सुधार देखने को मिले, बाजार आधारित आर्थिक नीतियों में को बढ़ावा मिला है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हुई है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला है, औद्योगिकरण और तकनीकी विकास हुआ है, विदेश से व्यापार का विस्तार देखने को मिला है, निजी एवं सामूहिक उद्यमों में जो है प्रोत्साहन मिला है। इन सुधारों ने चीन की अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि हुई और चीन विश्व अर्थव्यवस्था की प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। साथियों, इनकी पीडीएफ चाहिए तो टुडे रोजगार के नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। रूस की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति विकसित की और रूस की विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव और महाशक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। देखिएगा यहाँ पर मुख्य विशेषताएं देखिएगा। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना, निकटवर्ती देशों में प्रभाव बनाए रखना, सैन्य शक्ति का महत्व, ऊर्जा संसाधनों का कूटनीतिक उपयोग, एशिया और यूरोप दोनों के साथ संबंध, चीन के साथ रणनीतिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करना रहा है। रूस के आधुनिकीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन का वर्णन कीजिएगा। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने जो है केंद्रीकृत समाजवादी अर्थव्यवस्था से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन किया। यह इस परिवर्तन में निजीकरण, बाजार सुधार, विदेश निवेश और आपके जो है आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया है। रूस ने ऊर्जा संसाधनों, विशेष रूप से तेल, प्राकृतिक गैस को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया है। हालांकि आर्थिक असमानता, राजनीतिक केंद्रीकरण और ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता जैसी समस्याएं भी सामने आई है। इसके बावजूद रूस ने विज्ञान, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, पाकिस्तान की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। पाकिस्तान की विदेश नीति पर उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं, भारत के साथ संबंधों और क्षेत्रीय परिस्थितियों का प्रभाव यहाँ पर रहा है। जिसकी प्रमुख विशेषताएं देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना, भारत के साथ संबंधों का विशेष महत्व है, मुस्लिम देशों के साथ सहयोग, अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध, चीन के साथ घनिष्ठ संबंध, अफगानिस्तान की परिस्थितियों में सक्रिय रुचि, आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्राप्त करने की नीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। और पाकिस्तान के आधुनिकीकरण की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। पाकिस्तान के आधुनिकीकरण के मार्ग में अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां देखने को मिली है, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता है, सैन्य हस्तक्षेप की परंपरा है, आर्थिक असमानता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां हैं, बेरोजगारी एवं गरीबी है, क्षेत्रीय असमानताएं, आतंकवाद एवं आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं, विदेशी सहायता पर निर्भरता, औद्योगिक विकास की सीमाएं देखने को मिली है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की प्रमुख महाशक्ति के रूप में उभरा। उसकी विदेश नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक प्रभाव की रक्षा करना रहा है। प्रमुख विशेषताएं हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की नीति, वैश्विक आर्थिक हितों की सुरक्षा, सैन्य शक्ति का प्रयोग करना, सहयोगी देशों के साथ रणनीतिक गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभाव, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान और एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में सक्रिय भूमिका यहाँ पर देखने को मिली है। अमेरिका के आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन करना है। अमेरिका का आधुनिकीकरण औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक विकास, तकनीकी प्रगति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास से जुड़ा रहा है। और मुख्य विशेषताएं यहाँ पर है तीव्र औद्योगिकरण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, आधुनिक कृषि, उच्च शिक्षा और अनुसंधान, सूचना एवं जनसंचार तकनीक का विकास, परिवहन एवं संचार का विस्तार, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास और वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर देखने को इसकी मिली है। नेक्स्ट यहाँ पर है चीन, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका की विदेश नीतियों की तुलना करनी है। चारों देशों की विदेश नीतियाँ उनके राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित जो है होती है। देखिएगा यहाँ पर
अमेरिका के अंदर जो है प्रमुख विदेश नीति आधार है वैश्विक जो है आपके नेतृत्व रहा है, सुरक्षा रहा है, आर्थिक एवं जो है रणनीतिक हित यहाँ पर अमेरिका का रहा है। चीन का आर्थिक विकास रहा है, राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रभाव रहा है। रूस जो है इसकी सुरक्षा, सामरिक शक्ति, क्षेत्रीय प्रभाव और बहु रहा है। और पाकिस्तान का सुरक्षा, भारत संबंध, चीन, अमेरिका और तथा मुस्लिम देशों से संबंध रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न संख्या 18 की शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका, रूस और चीन की भूमिका को स्पष्ट यहाँ पर करना है। देखिएगा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका कुछ समय के लिए एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। उसने वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के व्यापक प्रभाव जो है बनाए रखा है। रूस ने सोवियत संघ के विघटन के बाद अपनी शक्ति को पुनः गठित किया और सैन्य शक्ति, ऊर्जा, कूटनीतिक क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखा। चीन ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास किया और धीरे धीरे वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति जो है मजबूत की है। इस प्रकार जो शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था धीरे धीरे एक ध्रुवीय व्यवस्था से अधिक बहुध्रुवीय स्वरूप की ओर यहाँ पर बढ़ी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विकासशील देशों में इसकी भूमिका किस प्रकार से देखने को मिली है, उसको यहाँ पर देखिएगा एक बार कि आधुनिकीकरण का जो अर्थ है वो परंपरागत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करके आधुनिक संस्थाओं, तकनीक और विचारों को अपनाना है। आधुनिकीकरण के प्रमुख तत्व किस प्रकार से है देखिएगा कि औद्योगिकरण है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास है, शिक्षा का विस्तार, नगरीकरण, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास करना और आर्थिक विकास यहाँ पर रहा है। सामाजिक सुधार और संचार एवं परिवहन का विस्तार करना रहा है। चीन, रूस, पाकिस्तान और अन्य देशों ने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपनाई है। आधुनिकीकरण से आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, लेकिन असमानता और सांस्कृतिक परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान की भूमिका का मूल्यांकन करना है। देखिएगा यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग के लिए एक नया मंच प्रदान किया। अमेरिका आर्थिक, सैन्य और तकनीकी जो शक्ति है के आधार पर प्रमुख वैश्विक शक्ति बना। रूस ने सोवियत संघ के विघटन के बाद अपनी सैन्य एवं सामरिक शक्ति बनाए रखी। चीन ने आर्थिक आधुनिकीकरण के माध्यम से विश्व राजनीति में अपनी शक्ति जो है बढ़ाई है। पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर अमेरिका, चीन, मुस्लिम देशों के साथ संबंध विकसित किए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना, मानवाधिकार, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है और आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान तथा संयुक्त राष्ट्र की सभी महत्वपूर्ण भूमिका जो है देखने को मिली है। तो आज की इस क्लास के अंदर सेकंड सेमेस्टर के इतिहास विषय को कम्प्लीटली हमने समझ लिया है। पाँचों की पाँचों यूनिट को अच्छे प्रकार से समझ लिया है। अब आपकी एक महामैराथन क्लास लगाई जाएगी जिसके अंदर पूरे सिलेबस का निचोड़ देखने को मिलेगा। जल्द ही आपकी महामैराथन क्लास आने वाली, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।